ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था और वो क्वेश्चन इसलिए था कि जो फंडामेंटल वर्किंग होती है ना, कि आप किसी क्वेश्चन को डील कैसे करते हो, है ना, वो अपन को यहाँ से सीखना था। अपन यहाँ पे ये जानना चाह रहे थे कि किसी पेरेंट को 3 किड्स हैं, उनके, है ना, 3 किड्स हैं या होने हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, तो उसमें 2 एंगल से अपन को आंसर निकालने होते हैं। एक तो ये था कि उनके जो टोटल किड्स है ना, वो है 3। अब जब आप कॉमा लगाते हो तो ये नहीं पता कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है ना। यहाँ पे क्या बात आ रही है? नो आइडिया अबाउट सीक्वेंस। ओनली 2 इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक नंबर और दूसरा जेंडर। जब आप सेकंड वाले केस को जाएंगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टोटल किड्स तो 3 ही है, बट यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी हुई है। सीक्वेंस या तो पता है या एक्सपेक्टेड है कि ऐसा संभावना आपसे पूछी होगी, राइट। नंबर और जेंडर तो आपके पास यहाँ भी है, 3 होने हैं और जेंडर भी अपन को बताया गया है। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपने काम किया था इस क्वेश्चन पे, है ना, इसमें जैसे फर्स्ट किड, सेकंड किड और उनका तीसरा बच्चा। पहला बच्चा डॉटर होना चाहिए। किसी भी पेरेंट के 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं इफ वी एलिमिनेट ट्रांसजेंडर, है ना। ट्रांसजेंडर का अपन इश्यू इसमें इंक्लूड ना करें और जेनेटिक्स में आपको लगाना भी नहीं होता है, तो ओनली आप मेल फीमेल 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो 50-50 ऑप्शन है। तो डॉटर के ऑप्शन कितने हैं? 1/2 कि पहला बच्चा उनको 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो चाहते हैं डॉटर वो हो जाएगी। देन सेकंड जो इंडिविजुअल है, सेकंड जो किड है, वो सेकंड इंडिविजुअल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उसी प्रकार से कि वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बट हम चाहते हैं कि डॉटर हो, तो अगेन दिस इज 1/2। देन थर्ड वन शुड बी बॉय, तो सिमिलरली गर्ल की प्रोबेबिलिटी जितनी है उतनी बॉय की भी है, तो दिस इज अगेन 1/2। तो सिंपली हमें इनको मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी 1/8। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, आपने जो आंसर निकाला वही था। बट अगर आप सीक्वेंस के बिना केवल टोटल नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें कि भाई बस उनके 2 लड़कियां और 1 लड़का होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल वर्क बढ़ जाता है। और वो क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये अपन को सोचना था। देखो यहाँ पे है कि तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जब आपको पहले से सीक्वेंस दी हुई है तो दूसरा तरीका आप लगाओगे ही नहीं ना, कोई जरूरत ही नहीं है लगाने का, लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आपको उनका क्रम बताया हुआ है तो आप उसी क्रम को फॉलो करेंगे, आप उसके अदर देन तो जा ही नहीं सकते। लेकिन जब आपको सीक्वेंस नहीं बताई गई है, नो आइडिया अबाउट सीक्वेंस, तो फिर तो क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी सीक्वेंस हो सकती है। जैसे पहला बच्चा उनका कोई भी हो सकता है, वैसे ही सीक्वेंस भी कोई भी हो सकती है। तो क्या क्या सीक्वेंस हो सकती है वो देखो। पहली सीक्वेंस उनकी क्या हो सकती है, डॉटर डॉटर और सन, ये हो सकता है। सेकंड सीक्वेंस क्या हो सकती है, डॉटर सन डॉटर हो सकती है। तीसरी सीक्वेंस क्या हो सकती है, सन डॉटर
और डोट्रोसिन। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, है ना। पॉसिबिलिटी 3 है, तो फिर अपन को उसके अकॉर्डिंग इसको एक्स्ट्रा करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज 1/8 ही आएगा, दिस इज 1/8 ही आएगा, एंड दिस इज 1/8 ही आएगा। या फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीक्वेंस कोई से भी लें, बॉय गर्ल दोनों की 50-50 है, 1/2 आप करते चलिए। अब ओवरऑल क्या करें इसका, ये 3 तरीके हैं संभावनाओं के, और उनकी सारी संभावनाएं 1/8 ऐसे आई हुई हैं अपने पास। अगला काम होता है आप इनको जोड़ें। क्यों? क्योंकि आपको कैसे भी मिल जाए तो चलेगा, केवल इसी प्रकार से होना चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और किसी भी प्रकार से चल जाए तो आप तीनों संभावनाओं से आपको वो मिल जाएगा, 2 डॉट और 1 सन वाला, तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो दिस विल बी at 1 + 1 + 1 = 3/8। आपने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है? तो जब सेम नंबर 3 प्रकार से मिल सकता है तो संभावना कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। जब एक तो होगी कि भाई ये काम एक ही तरीके से हो सकता है, तो काम होने की संभावना कितनी है? एक होगी कि ये वाला काम 3 प्रकार से हो सकता है, तो काम के होने की संभावना 3 गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वही है कि 1/8 × 3 = 3/8। तो आपका जो वर्क था वो यहाँ था बस, कि जब आप सीक्वेंस यूज नहीं करते हैं तो ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस आपको लेने पड़ेंगी, और सारा जो रेशियो है वो आपको सम करना पड़ेगा, तो टोटल करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे जा सकते हैं। या फिर ये कि आपको कोई एक सीक्वेंस का पता है और आपको कितने ऐसे तरीके हैं, आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरीकों से आप आंसर पे जा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो अपने पास सेक्शन हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी के साथ में हम कैसे, है ना, सीक्वेंसेज हो, प्रोबेबिलिटी हो, कैसे डील करेंगे। लास्टली अपन ने ट्राई हाइब्रिड तक की बातें कर ली थी, और पहले एक छोटा सा इश्यू है ना उसको और क्लियर करते हैं। वो है नंबर ऑफ गैमेट्स, और दूसरी साइड में हम लेते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोसाई। तो जैसे अपन नंबर लेते हैं 1, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t, एक ही लोकस है, तो नंबर ऑफ गैमेट 2 होंगे, है ना। या तो होगा कैपिटल T, दूसरा होगा स्मॉल t। अगर हम नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोसाई 2 ले लें, यानी कि ये हो गया दिस वन, तो ये मोनोहाइब्रिड जैसा, ये है डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट अपने पास होते हैं 4, ठीक है, वो आपने बनाया, आप जानते हो। अगर हम 3 कर देते हैं, है ना, जैसे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, तो ये ट्राई हाइब्रिड हो गया। यहाँ पे गैमेट बनते हैं 8। तो ये तो कोई इश्यू नहीं है ज़्यादा बड़ा। एक मोनोहाइब्रिड में होते हो 2 गैमेट बनते हैं, डाई में होते हो 4 बनते हैं,
F2 में जो अगर आप देखेंगे ना, F2 के अंदर तो चेकर बोर्ड के कॉलम आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 16, यहाँ पे आएंगे 64। तो जो रेशियो है वो अपन को 4 में से कितने हैं, 16 में से कितने हैं, 64 में से कितने हैं, ऐसे बताना होता है। अब हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पार्ट बी में वो क्वेश्चन आता है, वो ये है कि इस सब को देख करके एक फॉर्मूला है वो काम करता है, और वो फॉर्मूला है 2 की पावर n, और यहाँ पे n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोसाई। तो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इसको पुट करेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे इसको पुट करेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर ये 4 होते तो आप कहते 2 की पावर 4, दिस विल बी 16, और ये होता है 16 इंटू 16 256। तो ऐसे हम, है ना, जैसे छोटा गणित हो तो वैसे ही कर लेते हो आप, बट अगर नंबर ज़्यादा हो तो हम कैसे करेंगे। तो इक्वेशन आपको ध्यान देनी है, 2 की पावर n, ये क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, जो जीनोटाइप को लेकर के डिफर करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो कि आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जीनोटाइप है दिस वन। तो नंबर ऑफ गैमेट्स डिफरेंट जीनोटाइप्स के कितने बनेंगे। जीनोटाइप अपन को ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है, गैमेट्स अपन से पूछ रहा है। इक्वेशन ये है कि 2 की पावर n, पर n का मतलब है हेटेरोजाइगस लॉकस ओनली। तो लॉकस तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 लॉकस हैं, M N O P Q 5 लॉकस हैं। लेकिन हेटेरो कौन कौन है, M वाला हेटेरो है, N वाला हेटेरो है और Q वाला हेटेरो है। तो ओनली हेटेरो काउंट होगा, तो n इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। टू की पावर 3 इक्वल टू 8, है ना। सेल्फिंग कराइए, सेल्फिंग करा के बताना है कि प्रोजेनी के अंदर ना, प्रोजेनी के अंदर कम से कम एक लोकस के ऊपर होमोजाइगस हो, ऐसे आपको कितने मिलेंगे। देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, किसी भी लोकस के ऊपर, तो 5 लोकस है आपके पास, सेल्फिंग आप कराना चाहते हो, तो पहले लोकस के ऊपर होमोजाइगस आ सकता है क्या, है ना। ओनली होमोजाइगस की बात कीजिए तो पहले पे हेटेरो है,
तो होमो आ सकता है। होमो दो प्रकार के आ सकते हैं, कैपिटल एम भी आ सकता है और स्मॉल एम भी आ सकता है। एटलीस्ट एक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। फिर दूसरा चेक करो, यहाँ भी आ सकता है क्या, यस ये सेम ही है। तीसरा चेक करना, यहाँ पे तो सारे ही होमोजाइगस होंगे, आंसर इज 1। यहाँ पे दोनों p बड़े हैं तो ऑल विल बी होमोजाइगस एंड दिस इज लॉकस फिफ्थ के ऊपर अगेन कितना है 1/2। टी आपके पास आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ। तो कितना आएगा, आधा आधा 1 2 3 और 3.5, 3.5 आ रहा है ना, यानी कि ये तो 350% है। तो कॉन्सेप्ट ये कहती है कि 100% से ऊपर तो आप जाएंगे कैसे। तो अगर आप ये कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है 100% है और आप कहते हैं कि 500% है, तो कोई अंतर है क्या। ये 100% पे भी बारिश होगी ही होगी, 200% पे भी होगी ही होगी। 100 से नीचे आप 99 बोलते हो तो आप कह सकते हो कि 1% बारिश नहीं होने की बात भी है। तो आप देख सकते हो, वैसे भी सीधी सी बात है कि आप यहाँ से पकड़ो तो एटलीस्ट एक लोकस पे तो आएगा ही आएगा, 100% है। एटलीस्ट यहाँ से आएगा ही आएगा, 100% है। राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले अपन को chi-square टेस्ट समझना है ना। इसको वैसे अपन बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। ये क्यों किया जाता है या इस टेस्ट से हमें क्या फायदा या किस मकसद से टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट का जो लॉजिक है वो है कि टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एविएशन। आपको जो उम्मीद होती है वो होता है एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन से अलग जो मिलता है वो होता है डेविएशन, है ना। जैसे आपने सिक्का उछाला, आपको उम्मीद थी कि हेड आ जाए लेकिन टेल आ गया तो रिजल्ट डेविएट हो गया। आपको उम्मीद थी कि 65% नंबर बन जाएंगे लेकिन नंबर बने 60, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से उसका विचलन हो गया। लेकिन उस विचलन का कारण क्या है, उस कारण को बताने वाला ये टेस्ट है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि हम कोई भी जेनेटिक क्रॉस कराते हैं। मान लो कि आपने कोई भी जेनेटिक क्रॉस कराया, जेनेटिक क्रॉस,
तो उसमें आपको प्रोजेनी मिलेगी, सीधी सी बात है, और प्रोजेनी में आपको फिनोटाइप का कोई अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब वो अनुपात आपको कितना मिलेगा, ये तो है एक्सपेक्टेशन, क्या आपकी उम्मीद है कि डाई हाइब्रिड रेशो है तो 9:3:3:1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप मान लो कि वो क्रॉस कराते हैं, रियल में आपको प्रोजेनी मिलती है, उसका फिनोटाइप आप चेक करते हैं, तो आपको जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्रॉस करा के देखा और आपको क्या मिला। तो वो मान लो कि आपके पास आ गया 9:6:6:1। तो ये हो गया कि आना चाहिए था 9:3:3:1 और आ रहा है 9:6:1, तो अनुपात तो बदल गया, डेविएट हो गया। और डेविएट भी कहाँ हुआ, 9 पे तो नहीं हुआ, 1 पे भी नहीं हुआ, यहाँ डेविएट हो गया, यानी कि जो तीन दो प्रकार के आते थे वो फिनोटाइप में एक जैसे हो गए। तो ये है डेविएशन। अब वो डेविएशन क्यों आया, उसका कारण क्या है, उसके कारण को बताना या उसके कारण को आइडेंटिफाई करना, वो ये टेस्ट बताता है। ठीक है, अब देखो डेविएशन के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, ये है सोनू और ये है सोनू की मदर। अब सोनू की मदर सोनू को कह रही है कि खाना खा लो, और सोनू कह रहा है ना। वेरी सिंपल है ना, सोनू की मदर उसको खाने के लिए बुला रही है, वो मना कर रहा है, तो मदर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये है ना, बेटा खाना नहीं खाया तो माँ को बड़ी टेंशन होती है, तो उसको बड़ी टेंशन हो रही कि क्यों नहीं खा रहा। तो उसके क्या, उसके दिमाग में दो ऑप्शन आएंगे कि कोई मैटर नहीं है, नो मैटर। हो सकता है उसका और कुछ खा लिया होगा, पेट भरा हुआ होगा, या पीछे जो खाया था वो उससे पेट भरा हुआ होगा, तो वो मना कर रहा है और कोई बात नहीं है। या उसके दिमाग में आ सकता है कि क्या पता क्या बात है। मदर को एक्सपेक्टेशन थी कि वो यस बोलेगा, है ना, मदर को एक्सपेक्टेशन थी कि वो यस बोलेगा, दिस इज एक्सपेक्टेशन। लेकिन उसने मदर को बोला नो, तो ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन कि उसने पूछ के देखा तो उसने मना कर दिया। तो मना करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं कि या तो ऐसे ही मतलब बाय नेचर उसने कह दिया कि अभी मन नहीं है या मैं नहीं खाऊंगा, या हो सकता है कि उसको कोई टेंशन है या कोई बीमारी हो सकती है ना, कुछ पेट में दिक्कत हो गई होगी, है ना, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। मैटर क्या है, मैटर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जो मना किया वो मना क्यों किया, ऐसे ही कर दिया या किसी वजह से कर दिया, उसका कंफर्मेशन जो है वो ये का स्क्वायर टेस्ट दे सकता है।
देखो मैथमेटिक्स ऐसे सुपर चीज होती है कि आप उसमें जो बातें होती हैं उनको संख्या में कन्वर्ट कर दो और फिर संख्याओं के साथ खेलो और उससे रिजल्ट आते रहेंगे। आपको पूरी बात पकड़ के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक नंबर दे दो और उस नंबर से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड केस लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हो और आप एक की आपकी टीम है और आप अपनी टीम के कैप्टन हो। ठीक है, और अब मैच स्टार्ट होगा। तो अब कॉइन फेंका जाएगा टॉस के लिए। वैसे क्या होता है कि जब टीम खेलने के लिए स्टार्ट करती है तो कॉइन को है ना ऐसे बिल्कुल सामने सबके बीच में है ना, कोई छेड़खानी ना हो, ऐसे मतलब विश्वास के हिसाब से होता सारा काम। तो कॉइन फेंकेंगे, तो कॉइन कितनी बार फेंका जाएगा? एक बार, वन टाइम। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो थ्योरेटिकली जो पॉसिबल है कि थ्योरेटिकली आप कहते हैं कि आधी बार हेड आना चाहिए, आधी बार टेल आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली तो ये वन आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, या ये जीरो होगा तो ये वन आ सकता है। हाँ, कोई जादूगर हो वो उछाले तो सिक्का ऐसे सीधा खड़ा हो जाए, वो अलग चीज है। या कोई भगवान हो वो ऐसे काम करें तो वो तो कुछ भी कर देंगे, उनका क्या है। बट अपन लोग सिक्का उछालेंगे तो अपने साथ तो ये होना है ना। तो ये तो है एक्सपेक्टेड। पर एक बार के लिए मान लो कि ये आ गया कि टेल आ गया, तब देखो रिजल्ट आपके डेविएट हो गए। आना चाहिए था ये, आया जीरो। आना चाहिए था हाफ, पर आया वन। डेविएट हो गया, डेविएशन है। ठीक है, इधर आते हैं अपन। डेविएशन का मैग्नीट्यूड कि इसकी प्रबलता देखते हैं कि डेविएशन कमजोर होगा या डेविएशन मजबूत होगा। ऐसे हल्का हल्का भारी ऐसे फील करते हैं इसको। अपन यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कॉइन थ्रो, कितनी बार सिक्का फेंका गया, और हेड कितनी बार आया और टेल कितनी बार आया। अगर आप सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड एक बार आएगा और टेल 0 बार आएगा, या हेड एक बार आएगा, ऐसे आएगा। अगर आप सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो एक बार के लिए मान लो कि 8 बार हेड आ गया तो 2 बार टेल आएगी। ये हम केवल मान रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है ना? अपन मान रहे हैं जिसमें अपन को डेविएशन भी पकड़ में आ जाए। अब हम इसको 100 बार उछालते हैं तो हम देखेंगे कि हेड आ गया 60 बार और टेल आया 40 टाइम्स। अब हम सिक्के को उछालते हैं 1000 बार। मानो कि हेड आया और ये आया, राइट। इतने में हम इस गणित को समझ जाएंगे। देखो, जब आप एक बार थ्रो करते हो
तो प्रोबेबिलिटी तो है हाफ और हाफ, यानी कि 0.5 एक बार उछालते हो तो क्या आता है 0.5 से 1 या 0, है ना। 0.5 आनी चाहिए थी और आया कितना 1, या 0.5 आनी चाहिए थी आई कितनी 0, यानी कि 50% से 100% या 50% से 0% पे बात आ गई। 50% से 100% या 50% से 0%, तो अंतर कितना है 50% का डिफरेंस है कि विचलन इतना ज़्यादा आ रहा है। अब आप 10 बार उछाल रहे थे तो 10 में से आधी बार 5 आता है, तो आया कितना 8 बार, और 5 में से आया कितना 2 बार, तो ये कितना परसेंट है, ये 3 ज़्यादा है, दिस इज 3/5, ये कितना है 1/2 था। आप यहाँ पे देखो ये 60% है ना, ये 80% है, आना चाहिए था 50%, तो डिफरेंस कितना 30%। इधर कितना डिफरेंस है, आना चाहिए था 50, आया 20-30%। इधर देखना 50 आया 60, कितना है 10%। इधर कितना है 10%। यहाँ देखो 1000 बार उछाला, कितना आया 65%, तो अंतर कितना है 15%। तो आप नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे डेविएशन 50%, 30% और कम डेविएशन पुअर हो जाता है। आप इसको ये कह रहे हो कि किसी पेरेंट के 10 बच्चे हैं तो उनके 5 लड़के और 5 लड़कियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और उनके 2 ही बच्चे हैं, 2 में से 1 लड़का और 1 लड़की होने की संभावनाएं कम है। तो सैंपल जितना बड़ा होता है इसको आप कैसे लेंगे, दिस इज सैंपल साइज। सैंपल का साइज जितना छोटा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर सैंपल का साइज छोटा लिया आपने तो डेविएशन स्ट्रॉन्ग होगा, और सैंपल का साइज अगर आपने बड़ा लिया है तो डेविएशन कमज़ोर होगा। जब आप ये कहते हो कि डेविएशन कमज़ोर होगा, इसका मतलब आप रियल जो वैल्यू है उसके क्लोज हो। या 15% डेविएट हो, इसका मतलब 50% के ज़्यादा क्लोज हो, जबकि यहाँ पे तो आप बहुत दूर थे। तो सैंपल जितना बड़ा लेते जाएंगे हमारे रिजल्ट उतने सटीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि सैंपल का साइज हम जितना बड़ा करेंगे हमारे जो रेशियो हैं वो उतने करेक्ट आएंगे। और सैंपल को आप बोल दीजिए प्रोजेनी। तो प्रोजेनी जितनी बड़ी होगी आपको जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेंगे उनके डेविएशन उतने कमज़ोर होंगे, यानी कि रिजल्ट आपके उतने वास्तविक होंगे। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने मेहनत से बचने के लिए कुछ एक काम ही किए तो आपके रिजल्ट बहुत डेविएट आएंगे। आपके जो आंकड़े हैं वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। अगर आपने बहुत सारा काम किया है और आप उससे जो नतीजा निकाल रहे हैं वो वास्तविकता के बहुत पास है। तो सैंपल साइज छोटा या सैंपल साइज बड़ा होने से डेविएशन पे फर्क पड़ता है। तो सैंपल जितना बड़ा होगा हमारे जो डेविएशन की वैल्यूज हैं उतने कमज़ोर हो जाते हैं, और डेविएशन जितना कमज़ोर होगा हमारा जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्सपेक्टेड के बहुत पास होगा।
यानी कि हकीकत में जो हम चाहते थे हमारे रिजल्ट उसके आसपास जाएंगे, ऐसा होगा। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी जेनेटिक्स का काम करते हैं, आपको रेशियो बताते हैं, तो उस रेशियो को आप कैलकुलेट करते हैं। तो उस कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने डाटा है वो छोटा सा लिया है या आपने जो डाटा है वो बड़ा सारा लिया है, तो आपके मोर करेक्ट आंसर यहाँ है कि यहाँ जो आप रेशियो बताएंगे वो रियल वास्तविक चीज़ तो वो है, यहाँ जो आप बताएंगे वो मे बी रॉन्ग। इस बार क्या है कि हम वैसे ही कॉइन को यूज़ कर रहे हैं, और इस बार कॉइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ईमानदार का उल्टा क्या होता है? बेईमान को क्या बोलते हैं? चीटर है। हाँ, डिसऑनेस्ट। मैं ईमानदार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है वो टॉस जीते, और मैंने कहा कि हेड हमारा। तो अब मुझे क्या चीटिंग करनी है? सिक्का सबके सामने उछाला जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम टॉस जीते, और हमने हेड बोल रखा है तो हेड आना चाहिए। तो कोई है क्या गुंजाइश की हेड आ जाएगा? है ना, सिक्का तो हमने 10 टाइम टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी 5-5 आनी चाहिए थी, आई नहीं। आनी चाहिए थी 5 टाइम और 5 टाइम, लेकिन आई नहीं। तो डेविएशन तो हो गया, कारण तो होना चाहिए, लेकिन कारण कुछ नहीं है। कारण कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो कारण है, और यहाँ पे जो कारण है वो एक टॉपिक है एपिस्टेसिस। तो डेविएशन बिना कारण भी आ सकते हैं और कारण से भी आ सकते हैं। तो इस चीज का पता कैसे चले कि डेविएशन कारण से आया है या बिना कारण से आया है? अब बिना कारण से आया तो उसको बोलेंगे बाई चांस, कि बाई चांस ऐसा हो गया या मतलब कोई कारण है। तो उसके लिए अपन जाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर। तो अब अपन समझेंगे काई स्क्वायर टेस्ट को। ठीक है, इसमें अपन एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, और वो जैसे कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका हमने क्रॉस कराया। ये पेरेंट 1 ले लिया और ये दूसरा पेरेंट ले लिया। ठीक है, अब हमें प्रोजेनी मिलेगी। प्रोजेनी में हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें मिलेगा टॉल रेड, हमें मिलेगा टॉल वाइट, हमें मिलेगा ड्वार्फ रेड और ड्वार्फ वाइट। ये 4 कैटेगरी पॉसिबल है। एक्सपेक्टेड क्या आपको? टॉल रेड कितना होने चाहिए? एक्सपेक्टेशन है 9/16, और टॉल वाइट की 3/16, और ड्वार्फ रेड की और ड्वार्फ वाइट की यानी कि 9, 3, 3, 1।
एक बार के लिए जो प्रोजेनी है उसका टोटल नंबर, कि हमने ऐसे पेरेंट का क्रॉस कराया फिर हमें प्रोजेनी मिल गई और उसका टोटल नंबर है, वो हमने अपने गणित को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ले लिया 1600। ठीक है, तो इनके 1600 प्लांट हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1600 प्लांट है ना, एक्सपेक्टेशन है, ताकि अपन 16 को रखेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है कि 900 पौधे तो ऐसे होने चाहिए, 300 पौधे ऐसे होने चाहिए, 300 पौधे ऐसे होने चाहिए और 100 पौधे ऐसे होने चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेशन। अब हमने क्रॉस कराया और हम गए फील्ड में। फील्ड में जाकर के हमने चेक किया कि हमें क्या मिला। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पौधे मिलते हैं 800, यहाँ पे मिलते हैं 350, यहाँ पे मिलते हैं 350, ठीक है, और यहाँ पे जो पौधे मिलते हैं वो सपोज आपको मिल गए 100। तो नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स आपके पास हो गया 8, 7, 15 और 16। है ना, 3.5, 3.5, 7, 8, 7, 15 और 16 है ना। वो तो क्या होता है जब छोटे बच्चे ऐसे लगे दुकान पे जाने लग जाते हैं ना, छोटी मोटी शॉपिंग करने, तो और अब तो क्या है कि वो है ना 50 पैसे 25 पैसे वो सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए अब तो 10 के गुणा में ही गणित थोड़ी सी काम करते हैं लोगों की। अब देखो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि हमारा फिगर था 1600 प्लांट्स, अभी भी अपन को मिलते हैं 1600 प्लांट्स, लेकिन जो नंबर है वो डेविएट है, नंबर डेविएट है। तो चेक करो, और 900 की बजाय मिल रहे हैं 800, डेविएशन है। 300 की जगह पे मिल रहे हैं 350, डेविएशन है, डेविएशन है, डेविएशन नहीं है। आपके पेपर के क्वेश्चंस में चीज़ें अलग अलग प्रकार से आती हैं, आप हर स्टेप को समझो। यहाँ आपको देख के क्या लगता है, यहाँ आपको देख के ये लगता है कि इसका जीनोटाइप लिखो, इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इनको दिक्कत नहीं हुई है, यानी कि हम जैसा सोचते हैं फील्ड में जब जाके देखा तो ये हमें वैसे ही मिलते हैं। तो अगर रिसेसिव कंडीशन दोनों लोकस पे हो तो वहाँ कोई इशू नहीं है, नॉर्मली हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमें मिल रहा है। हाँ, बाकी में आप देखेंगे तो वहाँ देखो रेड इनमें दोनों में डोमिनेंट है, इसमें यहाँ डोमिनेंट है, इसमें यहाँ डोमिनेंट है। तो अगर दो जगह पे डोमिनेंट एलील है, एक जगह पे डोमिनेंट एलील है, तो कुछ हुआ है, राइट। और थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये 900 टॉल रेड है ना, पेरेंटल है ये, तो पेरेंटल को तो प्रॉब्लम हुई है, नंबर रिड्यूस हुआ है, और जो ये नॉन पेरेंटल है इनका नंबर तो इंक्रीज हुआ है। तो इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे रिसेसिव होमोजाइगस वालों को तो कुछ नहीं हुआ, पेरेंटल वालों को नुकसान हुआ, और रिकॉम्बिनेंट बने तो उनको फायदा हुआ। इस डाटा को देखने पे लगता है। तो ये सब रियल में सच है या नहीं है, वो अपना मैथमेटिकल वर्क है जो कि अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो सारा काम करना होता है, वर्किंग जो भी होती है वो होती है विथ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू टोटल में से कितनी बार आ रही है, यानी कि परसेंटेज ऐसा आएगा। राइट, ठीक है ना। अपना ये डाटा अपना आ रखा ना, ये तो था एक्सपेक्टेड और ये है ऑब्जर्व। देखो पहला तो ये कि अपने पास कितनी टास्क है ना, जैसे 1 2 3 4, यानी कि अपन को इन 4 पॉइंट्स पे काम करना है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स है ना, पॉसिबल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स है ये, पॉसिबल फिनोटाइप्स, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो फिनोटाइप से आएगा। तो हमें एक एक के साथ काम करना है, और हमें काम क्या करना है, हमें काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और काई स्क्वायर की वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ये काम आपको चारों के लिए करना है, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। तो आप यहाँ पे समेशन लगा सकते हो कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के लिए काम करोगे और उनका समेशन निकालोगे। तो आप इसको कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए। दिस इज पाई स्क्वायर, ऑब्जेक्ट कितना आपका 800 माइनस 900 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड 900 प्लस ऑब्जेक्ट आपका है 350 माइनस 300 और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 प्लस सेम ही आएगा 350 माइनस 300 और स्क्वायर 300 प्लस 100 माइनस 100 और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तो डेविएशन है ही नहीं, तो ये पैरामीटर तो क्रॉस हो जाएगा। दिस पैरामीटर विल गोस टू 0, कि ये कंट्रीब्यूशन ही नहीं देगा, ये नलिफाई हो जाएगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा। बट आप समझ लीजिए कि आपने फिनोटाइप फर्स्ट, फिनोटाइप सेकंड, फिनोटाइप थर्ड एंड फिनोटाइप फोर्थ के लिए काम किया। फिर आप इनको सबको सम कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, तो सबको जोड़ रहे हो। अब आप इनको कैलकुलेट करना चालू कर दो। दिस इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू 800 में से 900 माइनस कर दीजिए तो माइनस 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900 प्लस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 प्लस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 प्लस 0। तो आप चाहो तो इसको निकाल दो, ऑमिट कर दो इसको, इसका रोल खत्म हो गया। अब आप फर्दर इसको कैलकुलेट कर लो। माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस नलिफाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 2500 अपॉन 300 प्लस 2500 अपॉन 300, राइट। दिस इज का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपके पास है 2 जीरो, उड़ा दो इनको। यहाँ पे भी है 2, इनको उड़ा दो, 2 उड़ा दो। तो यहाँ आपका 100 अपॉन 9 प्लस 25/3
प्लस 25/3। तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। कितना आएगा बोलना, आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। है ना, 11.11 ही आएगा, 11.11। ये आ गया आपका 11.11 प्लस 25/3 कितना है, 8 ये 24, 1.33 और ये भी गया 8.33। तो आप इनको फर्दर ऐड कर दीजिए, 6 और 1 7 और 6 1 7 .16 17 27.77 ये आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27.77। अब तक आपने क्या किया उसको दोबारा देख लो। आपके पास कोई क्रॉस था, उस क्रॉस में आपने मेंडलिज्म लगाई, आपको एक्सपेक्टेशन था, आप फील्ड में ऑब्जर्व करते हो डेविएशन है, फिर आप इक्वेशन को फॉलो करते हो कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। आप इसको पॉसिबल फेनोटाइप 2 होते तो 2 के लिए करते, 4 होते तो 4 के लिए करते, ज़्यादा होते तो सब के लिए करते। आपने सब के लिए किया 1 2 3 4 जो भी था, ठीक है। आपने वैल्यूज़ को काम में लिया, ठीक है, वैल्यूज़ को आपने प्रोसेस किया, आपने वैल्यूज़ को फाइनल कैलकुलेट कर लिया। दिस वन, ये आपको क्या बताता है, व्हाट इट एज आंसर है नथिंग। ये आपको क्या बताता है, ये आपको कुछ नहीं बताता, बस आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई कि काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 27.77, लेकिन 27.77 का सीधा कोई मतलब नहीं है। तो आपको इसका मीन फाइंड करना है, फाइंड इट्स मीन, कि इसका मतलब क्या है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा काई स्क्वायर की टेबल के ऊपर, और काई स्क्वायर की टेबल के ऊपर आपको जाना है। वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे एक तो काई स्क्वायर की वैल्यूज हैं, जैसे आपकी वैल्यू आई ना वैसे वहाँ पे भी वैल्यूज हैं। एक आपको वहाँ पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, और तीसरा आपको मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखो काई स्क्वायर की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है 27.77, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे अभी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है पॉसिबल फिनोटाइप्स -1। तो पॉसिबल फिनोटाइप थे 4, 4 - 1 = 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ गई आपकी 3। अगर आपके पास 2 ही होते फिनोटाइप तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता 2 - 1 = 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब प्रोबेबिलिटी बची हुई है, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को पहले साइड में समझो, ताकि फिर हम टेबल से इसको जोड़ेंगे। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, विच प्रोबेबिलिटी? तो आंसर है रोल ऑफ चांस इन डेविएशन,
कि जो आपका डेविएशन आया है उसमें चांस कितना जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चांस, या आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चांस इन ऑब्जर्व्ड डेविएशन, कि हमें जो डेविएशन मिला है उस डेविएशन के लिए चांस कितने परसेंट जिम्मेदार है, यानी कि डेविएशन बाई चांस आया है और बाई चांस आया है ये बात कितने परसेंट सही है। तो चांस को हम डेविएशन के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और वो कितना परसेंट है वो ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब चांस, अब देखो ये है कि भाई चांस इज रिस्पॉन्सिबल, तो आप कहेंगे कि चांस 0% रिस्पॉन्सिबल है, चांस 1% रिस्पॉन्सिबल है, चांस 2% रिस्पॉन्सिबल है, चांस 5% है, 10% है, 50% है, 100% है। ये परसेंटेज तो 0 से लेके हो सकती है ना, कि 0 से लेके 100 तक, कि चांस कितना परसेंट जिम्मेदार है। तो हम किसी भी क्रॉस के अंदर चांस का रोल कब कंफर्म मानेंगे, तो उसके लिए होता है एक स्टैंडर्ड कट ऑफ, स्टैंडर्ड कट ऑफ, और वो है 5%, कि एटलीस्ट मिनिमम 5%। इफ मिनिमम 5% चांस अगर जिम्मेदार आ गया तो हम कहेंगे कि ओनली चांस इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप किसी को केवल 5% पे ही 100% मानोगे, है ना। जैसे जो कहते हैं भाई अगर तेरा 5% भी रोल आ गया तो हम तो तेरी गलती मानेंगे, वैसे है कि अगर 5% भी चांस का जिम्मेदारी वाला प्रोबेबिलिटी आ गया तो हम सब कुछ चांस को ही मान लेंगे। जैसे 100% आपको चांस था ही, तो 5% है, तो 5% का मतलब होता है 100% का मतलब होता है 1, तो 1 का मतलब है 100%। 10% का मतलब होता है 1, 5% का मतलब होगा 0.05। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 कि हम जो काई स्क्वायर वैल्यू निकाल के ला रहे हैं उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में अपन जोड़ें, और वहां फिर जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है वो प्रोबेबिलिटी इफ 5% यानी कि P = 0.05 या इससे बड़ी लार्जर के लिए, तो आपका डिसीजन क्या होगा, चांस इज रिस्पॉन्सिबल, कि डेविएशन इज ड्यू टू चांस ओनली, डेविएशन इज ड्यू टू चांस ओनली। तो काई स्क्वायर से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, आपने जो काम किया है उसमें से -1 करके DF निकाल लो, और फिर इन दोनों वैल्यू को लेकर के जाओ काई स्क्वायर की टेबल के ऊपर, और वहां जाकर के देखो कि आपकी वैल्यू उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितने % प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई है। अगर वो प्रोबेबिलिटी 5% या उससे बड़ी है तो आप कहेंगे कि डेविएशन का जिम्मेदार चांस है, अगर छोटी है तो आप कहेंगे चांस जिम्मेदार नहीं है। तो एक बार के लिए अपन जो स्टैंडर्ड टेबल है उसको कंसिडर कर लेते हैं। हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 27.77। एज पर कैलकुलेशन, हमने जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 27.77
एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 3। ये दो वैल्यू अपने पास है। अब आप टेबल को देख लीजिए ना, टेबल के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 लीजिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेकर के आपको चलना है और फिर आपकी 5% प्रोबेबिलिटी जो है .5 p इज इक्वल टू 0.05। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 लेके चले और जहाँ पे टेबल में 5% प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 5.99, नहीं ये वैल्यू लिखी हुई है 7.815। कि अगर काई स्क्वायर की वैल्यू 7.815 आती और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता तो ये प्रोबेबिलिटी 5% चांस के लिए जिम्मेदारी को बता रही थी। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर अगर आप इधर आते हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। अब जो आप समझ रहे हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आते हैं तो प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, प्रोबेबिलिटी टुवार्ड्स टू 0। अगर आप इधर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी टुवार्ड्स टू 1। हाँ नहीं, इधर तो आपकी जाएगी 1 के लिए और इधर ये प्रोबेबिलिटी जा रही है 0 के लिए, है ना। जैसे 0.995 है तो 0.995 का मतलब 99.5% यानी कि 100%, और इधर है 0.0005 यानी कि आधा %। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.005, इसका मतलब 0.5%, और इसका मतलब है 99.5%। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो आपको 100% चांस जिम्मेदार है उसकी तरफ ले जाएंगी, और इधर की वैल्यूज हैं वो आपको चांस 0% जिम्मेदार है उसकी तरफ ले जाएंगी। तो हमारी वैल्यू जो है वो अगर 5% जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है उससे इधर होती है तो हम कहेंगे कि चांस इज रिस्पॉन्सिबल, कि अगर चांस का हाथ 5% भी आ गया या 7% आ गया या 90% आ गया तो चांस ही जिम्मेदार होगा। अगर 4.5% आया तो हम चांस को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। तो अगर आप काई स्क्वायर वैल्यू को नोट करते हैं तो काई स्क्वायर वैल्यूज हैं वो इधर और भी छोटे हो जाते हैं। काई स्क्वायर वैल्यूज की बात करेंगे तो काई स्क्वायर वैल्यू जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो और भी छोटे हो जाती हैं। स्मॉलर वैल्यूज मीन्स जब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने की तरफ होती है तो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो छोटी होने की तरफ होती है। तो अभी आपकी वैल्यू कितनी है? हमारी वैल्यू है 27.77। तो इधर तो अपन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू छोटी होगी, हमारी वैल्यू तो बड़ी है तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। दिस इज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी वैल्यू, ये तो % से भी और आगे जाएंगे तो आगे में लास्ट में वैल्यू लिखी हुई है दिस इज 12.38 कुछ ऐसा है। तो हमारी वैल्यू तो उससे भी बड़ी है यानी कि % से भी कम है, लेस देन 0.5%। तो चांस का जो हाथ है वो है ही नहीं, नॉट द रोल ऑफ चांस, कि डेविएशन चांस की वजह से नहीं आया है, यानी कि डेविएशन किसी कारण से आया है। डेविएशन इज ड्यू टू ए रीजन। ठीक है, दोबारा देखो, हम काई स्क्वायर वैल्यू निकाल चुके थे, डीएफ हमें पता लग गया। हम टेबल पे जा रहे हैं, टेबल के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको काम चालू करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से काम चालू करना है, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 5% है जिसको लिखा हुआ है 0.05,
तो 0.05 से आप नीचे आओ और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप राइट हैंड साइड में जाओ तो वहाँ वैल्यू लिखी हुई है 7.815। तो अगर हमारी वैल्यू 7.815 आती तो हमारे क्रॉस में हमारे रिजल्ट में जो डेविएशन आया उस डेविएशन का कारण चांस होता है, और चांस की जिम्मेदारी भी कितनी थी 5%। अगर हमारा इससे भी छोटा आता, मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू 6.96 आती, तो हमारा चांस का रोल 5% से बड़ा होता है, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो चांस 99% की तरफ जा रहा है। तो चांस का हाथ 5% या 5% से बड़ा तो हम चांस को जिम्मेदार मानते। बट हमारी वैल्यू कहाँ आ रही है, हमारी वैल्यू तो आ रही है 27.77, जो 7.15 से इधर चलेंगे तो आएगी, पर अगर अपने इधर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। ये प्रोबेबिलिटी केवल चांस की है, फिर चांस का रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो 5% से भी नीचे अगर चांस का रोल है तो आप चांस को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, चांस को फ्री कर देंगे कि डेविएशन चांस की वजह से नहीं है। अब डेविएशन तो आया था, तो चांस की वजह से नहीं आया तो आप क्या है कहेंगे कि किसी दूसरे कारण से आ रहा है। तो हमारा जो वर्क है उस वर्क को अगर हम टेबल से देखेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 7.115 है, और हमारा ऑब्जर्व वैल्यू जो आ रहा है कैलकुलेटेड वो आ रहा है 27.77, जो कि इससे बहुत बड़ा है। यानी कि चांस का रोल 5% से बहुत छोटा है, और चांस का रोल बहुत छोटा है तो हम कहेंगे कि डेविएशन इज नॉट ड्यू टू चांस। तो आंसर क्या निकाल रहे हो, डेविएशन इज नॉट ड्यू टू चांस बट deviation is due to a reason। तो आपने स्टार्टिंग में ये काम किया था तो आपने बताया था कि 900 की जगह पे आए थे 800 और 300 की जगह पे आए थे 350 और यहाँ पे भी आए थे 350। तो आप ये कह रहे थे कि जब एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर आए या एक कैपिटल टी आ जाए या एक कैपिटल आर आ जाए, यानी कि दोनों जगह पे स्मॉल टी स्मॉल आर ना आए, तो अगर एक कॉपी डोमिनेंट की आ रही हो या दोनों कॉपी डोमिनेंट की आ रही हो तो कुछ है वहाँ पे जिसकी वजह से हो रहा है। आप इस पे एक बार काम कीजिए, सेम क्वेश्चन है, इस बार आपका जो ऑब्जर्व डाटा है वो चेंज है। अब आप इससे काई स्क्वायर वैल्यू निकालो और फिर ये कंफर्म करके बताओ कि चांस जिम्मेदार है या नहीं है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 P 0.05 इज 7.815। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और 5% प्रोबेबिलिटी के साथ में एसोसिएट काई स्क्वायर की वैल्यू को 7.815 है, तो आप बताइए कि ये डेविएशन बाय चांस आया है किसी कारण से आया है। देखो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व अपन को दी हुई है, डिफरेंस 10 कम आए -10, 10 ज़्यादा है प्लस की कोई जरूरत नहीं है 10 लिख दो, 5 ज़्यादा है और 5 कम आए, तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड आपका ये रहा। अगला काम होता है इसका होल स्क्वायर, तो -10 का होल स्क्वायर 100, 10 का 100, 5 का 25 एंड -5 का 25। फिर अगला काम होता है उसको आप एक्सपेक्टेड से डिवाइड करो, तो ये 100 डिवाइड होगा, एक्सपेक्टेड आपका 900, तो वैल्यू आएगी 0.11। फिर आप इसको डिवाइड करो एक्सपेक्टेड 300 से, वैल्यू आएगी 0.33। फिर एक्सपेक्टेड आपका 300, वैल्यू आएगी 0.83 एंड फिर 0.25। फिर आप इसको सम कर दो, सबको जोड़ना होता है ना, तो समेशन कर दो सबका, वैल्यू आ गई 1.52। ठीक है, अब आपको पहले से बता रखा है
डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लें और प्रोबेबिलिटी अगर 5% लें तो काई स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 7.815। अगर हमारी वैल्यू टेबल के ऊपर देखें तो उससे क्या छोटी है, टेबल के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, छोटी, तो एसोसिएट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बड़ी, यानी कि चांस क्या हो गया 5% से बड़ा हो गया, चांस का रूल क्या हो गया ग्रेटर देन 5%। तो डिसीजन क्या होगा, चांस इज जिम्मेदार, चांस इज रिस्पॉन्सिबल। तो और कोई कारण है ना, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे काम करेंगे कि कंसिडर ए क्रॉस फॉर मिराबिलिस जलापा फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आपने पेरेंट लिए हैं रेड और पिंक, रेड पौधों का पिंक पौधों से आपने क्रॉस कराया और आपको जो प्रोजेनी मिली है वो प्रोजेनी नीचे बता दी आपको। प्रोजेनी के अंदर जो ऑब्जर्व प्लांट्स है आउट ऑफ 100, 100 में से 50 रेड हैं 50 पिंक हैं, तो आपके अकॉर्डिंग डेविएशन है या नहीं। अगर डेविएशन है तो आप कंफर्म करो कि डेविएशन इज ड्यू टू चांस या एनी रीजन। राइट, तो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं लगाना, इनकम्प्लीट लगाना है। रेड का जीनोटाइप काम में लो, पिंक का जीनोटाइप काम में लो, एक्सपेक्टेड जीनोटाइप के अकॉर्डिंग निकलेंगे, फिर उसके फिनोटाइप होंगे, कितने फिनोटाइप में उनके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा।